गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सनराइज आईवीएफ बरेली। आज मैं आपको बताऊंगी ओवेरियन स्टिमुलेशन के बारे में। ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है ये हमारा एक तरह से पहला चरण है आईवीएफ का। ये हम स्टार्ट करते हैं महीने के दूसरे दिन से। इसमें सबसे पहले जो महिला है वो अस्पताल आती है, हम उसका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और कुछ खून की जांचें करते हैं जिसमें हार्मोन्स की जांचें और इन्फेक्शन की जांचें, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली पड़ी है उसका साइज़ क्या है, जो जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर हम आईवीएफ प्लान कर रहे हैं किसी को तो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm से कम होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि ओवरीज में फॉलिकल्स कैसे बन रही हैं। फॉलिकल का साइज़ 10 mm से कम होना चाहिए अगर हम आईवीएफ प्लान कर रहे हैं दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड के लिए। और एक चीज़ और देखते हैं वो है एंटल फॉलिकुलर काउंट, यानी कितने फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। इस एंटल फॉलिकुलर काउंट से हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, हमें कितना डोज किस मरीज को देना है एक आईवीएफ साइकिल में। दूसरी चीज़, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब हमने आईवीएफ प्लान कर लिया तो अब हम उनको मरीज को इंजेक्शंस देंगे, जो हार्मोन्स के इंजेक्शन रहते हैं। मेनली हम लोग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं जिसको गोनालेफ के नाम से जानते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका डोज जो है वो पेशेंट टू पेशेंट अलग होता है, यानी वेरी करता है। और अगर हम लोग ये देखें कि कुछ पेशेंट को हम 150 का भी डोज देते हैं, कुछ को 450 का भी डोज देते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसका हार्मोन की जो जांच करी है उसमें एएमएच का लेवल क्या है, और जो अल्ट्रासाउंड करके हमने एंटल फॉलिकुलर काउंट निकाला है तो उसके हिसाब से ये डोज एडजस्ट होता है। अब मैं ये इंजेक्शन के बारे में ये आपको बताना चाह रही थी कि ये जो हम आईवीएफ साइकिल में जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस रहते हैं, यानी ये बहुत प्योर फॉर्म में रहते हैं और पेन्स में अवेलेबल रहते हैं और ये मरीज़ के लिए पेनलेस रहते हैं। क्योंकि बहुत बार जो महिला है वो टेंशन में रहती है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा आईवीएफ साइकिल जो भी आईवीएफ ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें इंजेक्शंस लगाए जाएंगे तो वो पेनफुल है या नहीं। और मोर ओवर ये जो इंजेक्शंस है रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन, ये हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, बाहर की होती है। और कभी कभी हम लोग इंडियन इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं जो कि HMG वगैरह है। अब ये इंजेक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम इसे कितने दिन तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए यूज़ करना है या कितने इंजेक्शंस लगेंगे, तो इसको 9 से 12 दिन तक का समय रहता है, यानी लगातार, यानी हर दिन हमें इंजेक्शन लगाना है। वो भी एक सेम टाइम पे लगाना चाहिए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हमने दोपहर में 1 बजे का टाइम लिया है तो 1 बजे ही लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 बज जाए, 1 आध घंटे इधर उधर चलेगा, मगर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सुबह का इंजेक्शन शाम में लग रहा है। तो इसका टाइमिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद जब हमारे 2-3 इंजेक्शन, यानी 3 दिन हमने इंजेक्शन लगा लिया, फिर हम चौथे दिन फिर एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। उस चौथे दिन हम अल्ट्रासाउंड जो करके देखते हैं, जैसे हमने एक दूसरे दिन किया था, अब हम 3 दिन इंजेक्शन लगाए, फिर चौथे दिन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें अब जो फॉलिकल मिल रही हैं वो 8 से 10 mm तक के फॉलिकल्स मोस्टली रहते हैं। और फिर हम उनको इंजेक्शन कंटिन्यू करते हैं। और जब हमारा ये फॉलिकल्स 14 mm का हो जाता है तो हम लोग एक एंटैग इंजेक्शन देते हैं, एंटागनिस्ट इंजेक्शन देते हैं। ये एंटागनिस्ट इंजेक्शन एक तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करता है हमारे आईवीएफ साइकिल में, यानी जो ओवेरियन स्टिमुलेशन हम कर रहे हैं वो हमारा कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन हो जाता है। इसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है इस इंजेक्शन की जो एंटैग दे रहे हैं 14 mm पे, क्योंकि अगर इसको गलत टाइम पे दिया तो कभी कभी पूरे फॉलिकल्स एक साथ रप्चर हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि इस एंटैग इंजेक्शन से जो फॉलिकल्स हमारे बन रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे, वो रप्चर ना हो, यानी ये फूटे ना। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है साइकिल में हमारे। अब उसके बाद फिर हम 8th डे अल्ट्रासाउंड करते हैं, 10th डे करते हैं,
फिर 11th डे करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि फॉलिकल का साइज हमारा 18 mm का हो गया है, तो हम वहाँ पे एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की एक जांच भेजते हैं, जो कि हार्मोन की जांच है। और हम ये देखते हैं कि ये जो ईस्ट्रोजन है वो 150 पिकोग्राम पर लीटर रहे, और जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो 1.5 से ज़्यादा ना हो। तो उस समय हम लोग ये करते हैं कि अब ट्रिगर देते हैं, मतलब एक इंजेक्शन देते हैं जिससे अंडे फूटे। ये अंडे फूटने के जो इंजेक्शन है, इसमें भी हम लोग एससीजी इंजेक्शन देते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट एससीजी इंजेक्शन ही दिया जाए। वैसे यूरिनरी एससीजी भी अवेलेबल होता है, लेकिन जो कि थोड़ा सस्ता भी है, मगर हमें जो है रिकॉम्बिनेंट एससीजी इंजेक्शन अच्छा होता है, और हम चाहते हैं कि वही यूज़ करें, जो कि ओविट्रिल के नाम से ये इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में। और कभी कभी हम लोग कुछ पेशेंट को ये ट्रिगर इंजेक्शन जो है जीएनआरएच अगेनिस्ट का भी लगा के देते हैं। यानी जीएनआरएच जो अगेनिस्ट लगाते हैं, ये मेनली उन पेशेंट्स के को हम प्रेफर करते हैं जिनको पहले से पीसीओएस की प्रॉब्लम हो। और ये जीएनआरएच अगेनिस्ट इंजेक्शन एक प्रॉब्लम होती है जो आईवीएफ साइकिल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए भी हम जीएनआरएच अगेनिस्ट इंजेक्शन दे देते हैं। अब उसके बाद जब हम ये ट्रिगर का इंजेक्शन जो देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 35 आवर्स के बाद ही हमें ओवम पिकअप करना है, यानी oocyte रिट्रीवल करना है। अगर इसका इंजेक्शन पहले दे दिया, या तो बाद में हम 35 आवर्स के बाद हम ओवम पिकअप नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारा एम्प्टी ओवम मिल जाता है, मतलब उसमें पता चलता है जो फॉलिकल्स हैं मगर उसमें से एग्स रिट्रीव नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हमें अपने आईवीएफ साइकिल में इंजेक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। मरीज़ हमारा इस बात को समझे कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ठीक है। और बकाया जो है हर पेशेंट का डोज और हर चीज़ डिपेंड करती है। वो हम जैसे हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आता है, वही उसको बताएगा कि उसको कैसे, क्या इंजेक्शन कितना डोज में और कैसे लगेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।